हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर जो है पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है यानी कि नर जनन तंत्र जो है वो कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर हमारा 3 चल रहा है जिसका नाम है मानव में जनन या मानव जनन भी कह सकते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, और उसके अंदर हमने जो 3rd चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है जो कि है नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है कि इसका जो प्राथमिक जननांग या हम यूँ कह सकते हैं कि प्राथमिक जननांग या मुख्य जन अंग जो होता है वो कौन सा होता है। तो हमने देखा था कि वृषण होता है क्योंकि इसके 2 कार्य होते हैं। कौन सा? पहला जो है वो युग्मक का निर्माण यानी कि शुक्राणु का निर्माण करना, और दूसरा जो है वो क्या है, नर हार्मोन का निर्माण करना। इसके बाद में हमने वृषण की संरचना देखी थी। वृषण में बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी कि वृषण के अंदर जो नर युग्मक यानी कि जो स्पर्म्स हैं, शुक्राणु जो है उनका निर्माण कौन करता है। ठीक है, नर हार्मोन का निर्माण कौन करता है, और फिर जो है उसके जो शुक्राणु जो होता है वो कहाँ स्टोर होता है, कहाँ से वो शरीर में बाहर जो है वो किस किस रास्ते से होकर निकलता है, ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, एक बच्चे का कमेंट आया था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में और विस्तार से बताइए या इसको एक बार वापस समझाइए। तो हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है, शुक्राणुजन नलिकाएं जो हैं, वो 1st चैप्टर के अंदर ही हमने फर्स्ट जो हमारा यूँ कह सकते हैं फर्स्ट वीडियो जो था हमारा, फर्स्ट लेक्चर था, उसी के अंदर अपन ने कंप्लीट कर ली थी। तो अगर आपने वो फर्स्ट वाला चैप्टर, बार बार चैप्टर नाम आ रहा है, फर्स्ट वाला जो टॉपिक है वीडियो जो है वो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उसे देखिए, फिर आप सेकंड टॉपिक में आ जाइए, सेकंड वीडियो देखिए। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक देखने के बाद में ही आपको सेकंड वाला टॉपिक या सेकंड वाला वीडियो समझ में आएगा। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र कंप्लीट है, उसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट है, स्पर्म्स फॉर्मेशन कैसे होता है यानी कि शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है वो आगे पढ़ेंगे। बट अभी हमें स्ट्रक्चर पढ़नी है, तो स्ट्रक्चर हमारी कंप्लीट हो गई है, संरचना कंप्लीट है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र हो गया, अब मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से केयरफुली होकर सुनना है। और एक जो है मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि ये जो लड़ाई झगड़ा आप करते हो ना कमेंट के अंदर, या आप कोई भी गलत मैसेज करते हो या गलत कमेंट करते हो किसी के ऊपर, तो वो ना करें। कृपया अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो इस चैनल पे रुके और आप जो है अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। कुछ बच्चे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं, उनके आंसर भी साथ के साथ वो करते जाते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन कोई भी गलत कमेंट या आप जो लड़ाई झगड़ा करते हैं प्लीज़ उसे बंद कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, और इसी को हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जैसा कि हमने नर जनन तंत्र में पढ़ा था कि उसके अंदर प्राथमिक जननांग या मुख्य जननांग के रूप में वृषण होता है, तो वैसे ही मादा जनन तंत्र के अंदर भी तो प्राथमिक जननांग या फिर यूँ कह सकते हैं कि मुख्य जननांग के रूप में कोई ना कोई अंग होगा। ठीक है, तो इसका जो प्राथमिक जननांग या मुख्य जननांग जो होता है वो कौन होता है? अंडाशय। कौन होता है? अंडाशय। अंडाशय को हम क्या कहते हैं? ओवेरी कहते हैं। और ये इसका क्या होता है? प्राथमिक या मुख्य जनन अंग या जननांग। क्लियर है? तो मादा जनन तंत्र का मुख्य या प्राथमिक जनन अंग कौन सा हो गया? अंडाशय या ओवेरी। अब ऐसा क्यों? इसी को प्राथमिक जननांग क्यों कह रहे हैं? याद कीजिए कि हमने जो वृषण को नर जनन तंत्र का जो प्राथमिक जननांग कहा था वो इसका कारण ये था क्योंकि उसमें स्पर्म्स बन रहे थे, शुक्राणु बन रहे थे। तो इसमें भी तो कुछ बनेगा, यानी कि इसमें क्या बनेगा? हमें बनाना क्या है इसके अंदर? हमें मादा युग्मक बनाना है, यानी कि हमें एग बनवाना है, या हम यूँ कह सकते हैं कि हमें इसमें क्या बनाना है? अंडाणु बनवाना है। इसमें किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है, एग या ओवम का निर्माण होता है। तो अंडाणु या हम यूँ कह सकते हैं कि मादा युग्मक इसे कहते हैं, तो उसका निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय के अंदर, ओवेरी के अंदर, और इसीलिए इसको प्राथमिक जननांग या मुख्य जननांग कहा जाता है। कंप्लीट है। अब सेकंड चीज़ हमें इसमें क्या पढ़नी है?
इसमें आगे से आगे एक संरचनाएँ आती जाएगी, हमें नंबर वाइज क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो देखिए। तो सेकंड नंबर पे आता है फैलोपियन नलिका, या इसे अंडवाहिनी भी कहते हैं, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, या इसी को हम डिंब वाहिनी भी कह सकते हैं, इसी को हम फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ट्यूब, या इसे ओविडक्ट भी कहा जाता है, ध्यान रखिए ओविडक्ट। अंडवाहिनी, डिंब वाहिनी, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट भी इसे कहा जाता है। तो इसमें ये भी समझना हमें पढ़नी है। इसके बाद में आता है क्या, गर्भाशय। ठीक है, ओविडक्ट आएगी, गर्भाशय के अंदर खुलेगी। तो गर्भाशय जो होता है, इनकी संख्या मैं आपको बताऊंगी, इनकी संख्या कितनी कितनी होती है ये भी ध्यान रखना है। और नंबर वाइज हम क्रम वाइज पढ़ रहे हैं कि किसके बाद में कौन सी संरचना आती है। गर्भाशय यानी कि यूटेरस, गर्भाशय यानी कि यूटेरस। ठीक है, उसके बाद में क्या पढ़ना है, उसके बाद में आती है एक संरचना जिसे अपन कहते हैं सर्विक्स। हिंदी में पहले लिख लेती हूँ ग्रीवा, और इंग्लिश में हमें इसको हम क्या कहते हैं, इसको सर्विक्स, ग्रीवा या सर्विक्स। इसके बाद की जो संरचना है, इसके बाद में एक संरचना आएगी जिसे अपन क्या कहेंगे, योनि या वेजाइना, वेजाइना। ठीक है, और लास्ट जो इसकी संरचना होती है जिसे हम कहते हैं बाह्य जननांग, बाह्य जननांग या एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि बाह्य जननांग। बाह्य जननांग इसलिए क्योंकि वो बाहर से दिखाई दे सकते हैं, शरीर के बाहर से आपको दिखाई दे सकते हैं, इसलिए एक्सटर्नल जेनिटेलिया या बाह्य जननांग कहते हैं। ये जो सारी संरचना है ना तो आपको अंडाशय बाहर दिखेगा, ना आपको अंडवाहिनी बाहर से दिखेगी, शरीर के बाहर से ना गर्भाशय दिखेगा, ना ग्रीवा, ना योनि, कुछ भी आपको बाहर से नहीं दिखेगा। अगर आप कोई संरचना बाहर से दिखती है फीमेल के अंदर तो वो होता है बाह्य जननांग, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ओवेरी को हम प्राथमिक जननांग क्यों कहते हैं, इसके और क्या क्या हमें अंग पढ़ने हैं, किस किस के बारे में क्या क्या पढ़ना है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद में हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि इनके अंदर कैसे क्या संरचनाएँ होती है। कंप्लीट है। चलिए अब हम इसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, इससे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो मादा जनन तंत्र है वो मादा के अंदर स्थित कहाँ पे होता है। तो अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि ये कोई मैं एक लड़की बना देती हूँ, लड़की जैसी बन नहीं रही है पर फिर भी थोड़ी ज़्यादा ही पतली बन गई है। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई मादा है, लड़की है,
हालांकि ये लड़की जैसी लग नहीं रही है, बट अब जैसे हम देखें कि ये पूरी शरीर की इसकी कैविटी होती है, ये शरीर की कैविटी है, पूरा शरीर का जो अंदर से खाली ड्रम जैसा जो होता है उसको हम कैविटी कह देते हैं ना। और यहाँ पर होता है इसका डायफ्राम। तो ये जो चेस्ट कैविटी है इसको हम क्या कह देते हैं, थोरेसिक कैविटी, वक्ष गुहा कह देते हैं या थोरेसिक कैविटी कह देते हैं, ठीक है। और नीचे वाली जो है ये वाली संरचना, इसे हम एब्डोमिनल कैविटी कह देते हैं या हम इसे क्या कह देते हैं, उदरीय गुहा कह देते हैं, उदरीय गुहा, ठीक है। अब ये उदरीय गुहा जो है ना, उसके नीचे वाले पार्ट के अंदर जो सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है ये वाला, यहाँ जो संरचना है, ये जो कैविटी होती है इसे हम कहते हैं श्रोणि क्षेत्र, श्रोणि क्षेत्र, या इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन या श्रोणि क्षेत्र। तो जो ये जो हम मादा जनन तंत्र जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ होगा, इस श्रोणि क्षेत्र के अंदर, यानी कि इस श्रोणि क्षेत्र के अंदर यहाँ पर पड़ा होगा मादा जनन तंत्र। यानी कि इसका जो गर्भाशय होगा, अंडवाहिनियाँ होगी, अंडाशय जो होगा, सर्विक्स जो होगा, वेजाइना जो होगा, वो सब इसी के अंदर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर श्रोणि क्षेत्र के अंदर कौन पड़ा रहता है, या पेल्विक कैविटी के अंदर कौन पड़ा रहता है, मादा जनन तंत्र। अब इसकी एक बार संरचना देख लेते हैं। चलिए अब देखिए, मैं यहाँ पर इसकी संरचना बना रही हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, ये एक ड्रम जैसी संरचना बनाई है। ये जो संरचना होती है ना, इसके यहाँ पर नीचे की ओर इस प्रकार की कुछ एक बोतल के मुंह जैसी संरचना होती है, इसे हम सर्विक्स कहते हैं, ठीक है। मैं लिख लेती हूँ, चलो, ग्रीवा या सर्विक्स, ठीक है। अब ये संरचना जो होती है जिसे हम गर्भाशय कहते हैं या यूटेरस कहते हैं, यहाँ से एक पतली सी नलिका निकलती है। क्या निकलती है, पतली सी नलिका। ये यहाँ से भी निकलेगी, दोनों साइड से निकलेगी, दोनों साइड से एक पतली पतली नलिकाएं निकलेगी। पहले जहाँ से ये जुड़ी होती है वहाँ से ये बहुत ही पतली होती है, सक्रिय होती है, मतलब इनका रास्ता जो होता है वो कम होता है। आगे जाकर ये जो है वो चौड़ी हो जाती है, ऐसे चौड़ी हो जाती है। फिर ये नीचे की ओर आती है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर आकर ये झालर जैसी संरचना बना देती है, ऐसे अंगुलियों जैसी संरचना बना देती है। समझ में आ रही बात? ऐसे ही इसके अंदर भी होगा, पहले ये सक्रिय होगी, यहाँ से ये बिल्कुल सक्रिय होगी, फिर आगे जाकर इसका भाग जो होगा वो चौड़ा हो जाएगा ऐसे, फिर ये नीचे की ओर आएगी और यहाँ पर आकर ये क्या बना लेगी, ऐसे अंगुलियों जैसी या बाल जैसी संरचनाएं बना लेगी। ठीक है, थोड़ी पतली बना लेती हूँ ऐसे, ठीक है। अब इस संरचना को हम कहते क्या हैं, ये जो हमने संरचना बनाई है इसे हम क्या कहते हैं, अभी अभी नाम पढ़ाया था, क्या कहते हैं, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब। अंडवाहिनी की लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। फैलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये जो पतली सी संरचना है ना, ये वाली पतली सी संरचना, इसे हम कह देंगे इस्थमस। ऊपर लिख लेती हूँ मैं, जगह नहीं है यहाँ पे, चलो यही लिख लेती हूँ मैं। इसे हम कहते हैं इस्थमस, इंग्लिश में भी इस्थमस ही कहेंगे, तो मैं इंग्लिश नाम नहीं लिख रही हूँ, जगह नहीं बचेगी। ये जो फूला हुआ जो भाग है इसे हम कहते हैं क्या, एम्पुला। क्या कह देंगे, एम्पुला। एम्पुला किसी भी फूले हुए भाग को कहते हैं, बायोलॉजी के अंदर यही है, सब जगह अगर किसी कहीं पे फूला हुआ भाग होता है उसे एम्पुला कह देंगे, सकड़ा भाग है तो उसे इस्थमस कह देंगे। ठीक है, अब ये जो नीचे की ओर जो संरचना आ रही है ना, इसे हम क्या कह देंगे,
जो नीचे की ओर यहाँ से एम्पुला के जो आगे इधर वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं इनफंडिबुलम। क्या कह देंगे? इनफंडिबुलम। और ये वाली जो झालर जैसी संरचना दिखाई दे रही है इसे हम क्या कह देंगे? फिम्बरी। फिम्बरी क्या कह देंगे? फिम्बरी। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है, समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे दो अंडे जैसा, अंडा तो क्या कहेंगे, ऐसे कुछ संरचनाएं होती है यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर भी होगी। चलो अलग कलर से बना ही लेती हूँ। यहाँ पर भी एक ऐसे लटकती हुई संरचना है और यहाँ पर भी, दोनों तरफ। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय। बादाम जैसी आकृति होती है अंडाशय या ओवेरी, अंडाशय। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे झूलती तो नहीं रहेगी हवा के अंदर, कोई संरचना होगी जिससे ये गर्भाशय के द्वारा जुड़ी होगी, ऐसे तो नहीं झूलती रहेगी। तो यहाँ से ये संरचना निकलती है, एक लिगामेंट होता है जिससे ये गर्भाशय से जुड़ी होती है, ऐसे मेसोवेरियम कहते हैं इसे। ठीक है, लिखने की जगह नहीं है आप अपनी नोटबुक में, क्योंकि आगे और संरचनाएं आती है जिसे हम कह देंगे मेसोवेरियम। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए कि यहाँ पर ओवेरी के अंदर क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। ओवेरी यानी अंडाशय, अंडाशय में किसका निर्माण होगा? अंडाणु का निर्माण होगा। तो अंडाणु का जब निर्माण होगा तो ये फिम्बरी क्या काम करती है? वैसे तो ये फिम्बरी ऐसे हमेशा लटकी हुई रहती है, बट जब अंडाणु का यहाँ पर निर्माण होता है तो ये इस तरह से ऐसे ऐसे करके, यानी बहला के फुसला के इस अंडाणु को क्या कर देती है? अपनी ओर खींचती है या अपने अंदर ले लेती है। फिर ये अंडाणु जो होता है वो फिम्बरी से होता हुआ फिर इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम से एम्पुला, ठीक है, और फिर स्थमस तक आएगा, यानी ये इसका रास्ता है। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है कि जो फैलोपियन नलिका है इसका क्रम क्या है? तो सबसे पहला तो क्या है? फिम्बरी, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड स्थमस। तो लास्ट में ये स्थमस कहाँ से जुड़ा हुआ है? गर्भाशय से जुड़ा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? निर्माण अंडाशय में होगा, किसका? अंडाणु का। इसी वजह से इसको प्राथमिक जननांग या मुख्य जननांग कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए, अब और कुछ संरचनाएं पढ़नी है। यहाँ पर ये जो ग्रीवा या सर्विक्स होती है, सर्विक्स के आगे की संरचना अपन ने यहाँ पर पढ़ी थी, क्या? वेजाइना। तो यहाँ पर मैं बना लेती हूँ, क्या? वेजाइना बना लो। यहाँ से एक ट्यूब जैसी संरचना निकलती है यहाँ से, और ये आगे ओपनिंग हो जाती है, और इसको हम कहते हैं वेजाइना। क्या कह देंगे? वेजाइना या योनि। इस संरचना को हम क्या कह देंगे? योनि या वेजाइना। ठीक है, और ये जो आपको संरचना दिख रही है ना, सर्विक्स, सर्विक्स के बीच में यहाँ पर एक कैनाल होती है, यानी कि ये जो देखो, ये ऐसे ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर दिख रही होगी आपको, यहाँ पर नलिका जैसी दिख रही होगी, बीच में एक नलिका जैसी संरचना बनेगी। इसको हम कह देते हैं ग्रीवा नाल या फिर सर्विक्स कैनाल। तो इसे हम क्या कह देंगे? ग्रीवा नाल या फिर सर्विक्स कैनाल। क्लियर है? तो अब पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर जब जैसे यहाँ से आएगा शुक्राणु, शुक्राणु जाएगा इसमें फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु और शुक्राणु का मिलन हो जाएगा, यानी कि वो युग्मनज बना देंगे। फिर वो युग्मनज आएगा और यहाँ पर जो है बेबी का डेवलपमेंट होगा, बेबी का यानी कि कोई भी बच्चा है उसका क्या होगा? विकास होगा। तो बच्चे के विकास के बाद में होता क्या है कि बच्चा शरीर से बाहर निकल जाएगा। 9 मंथ के बाद में बच्चे को शरीर से बाहर निकालना है। तो शरीर से बाहर जहाँ से निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा? एक तो ग्रीवा से, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि ग्रीवा नाल से, इस संरचना के यहाँ से आएगा ना बच्चा, तो यहाँ से निकलेगा, प्लस वेजाइना से होकर ये बाहर निकलेगा। तो हम यूँ कह सकते हैं ना कि योनि और जो ग्रीवा नाल है, यानी कि वेजाइना और जो सर्विक्स कैनाल है, क्या हम इसको बर्थ कैनाल कह सकते हैं?
बर्थ कैनाल कह सकते हैं, जन्म नाल कह सकते हैं, क्योंकि यहीं से होकर शरीर से बाहर कौन निकल रहा है, बच्चा निकल रहा है। क्लियर है। अब हमें इसकी कुछ भित्तियाँ पढ़नी है। ये जो गर्भाशय है, गर्भाशय की 3 भित्तियाँ होती हैं। 3 कौन कौन सी होती है, देखिए। एक तो यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू की अंदर की ओर कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई एक भित्ति होती है, ऐसे इधर भी होगी। जो सबसे बाहर की ओर होती है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी चारों तरफ कर लो ना इसकी दीवार, यहाँ पर भी होगी, ठीक है। इससे हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये सबसे बाहर की ओर है, इसीलिए हम इसे क्या कह देंगे, पेरीमेट्रियम। क्या कह देंगे, पेरी, पेरी यानी परे परे, पेरीमेट्रियम बाहर की तरफ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर चिकनी पेशियों की बनी, यहाँ पर चिकनी पेशियों की बनी, यहाँ पर और मसल्स होगी, यहाँ पर भी होगी थोड़ी मोटी सी चिकनी पेशियों की बनी, ठीक है। चिकनी पेशियों की क्यों बनी होती है, ये कैसे पता चलेगा कि चिकनी पेशियों की बनी हुई है, क्योंकि कोई भी लड़की अपने गर्भाशय को संकुचित नहीं करवा सकती अपने अनुसार, यानी अपनी इच्छा के अनुसार। इसको ऐसा तो नहीं है कि संकुचित करवा सके, ठीक है, हिला सके, नहीं। तो ये चिकनी पेशियों की बनी होती है। प्लस इसके साथ साथ ये मोटी इसलिए होती है, काम क्या करती है कि जब बच्चे को बाहर निकालना होता है शरीर से, तो ये पंप करती है, ये यूँ कह सकते हैं, ये क्या करती है, संकुचित करती है, दबाव डालती है, जिससे कि बच्चा जो होता है वो शरीर के बाहर आ जाता है। तो ये जो बीच वाली जो परत है, क्योंकि मैंने बोला आपको कि 3 परतें होती है, तो ये बीच वाली परत हो गई। और बीच वाली जो है, इसको हम क्या कह देंगे, क्या नाम दे देंगे, मायोमेट्रियम। क्या नाम दे देंगे, मायोमेट्रियम। तो बीच वाली जो है, इसे हम नाम क्या दे देंगे, मायोमेट्रियम। बीच वाली भित्ति को क्या कह देंगे, मायोमेट्रियम। और मायोमेट्रियम जो है वो किसकी बनी हुई है, चिकनी पेशियों की, यानी कि ये स्मूथ मसल की बनी होती है। क्लियर है। अब यहाँ पर अंदर की ओर एक और भित्ति होती है, जो ऐसे उबड़ खाबड़ सी यूं दिखेगी आपको, ऐसे। यहाँ पर अंदर की ओर ऊबड़ खाबड़ और भित्ति दिखेगी आपको कुछ इस प्रकार सी, जिसकी संरचना हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इसे हम क्या कह देते हैं, एंडोमेट्रियम। क्या कह देंगे, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। तो 3 भित्तियाँ हो गई। बाहर से अंदर की तरफ अगर हम चले तो सबसे बाहर की ओर पेरीमेट्रियम, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। अंदर बीच में जो होती है उसके वो कौन हो गई, मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर की ओर कौन हो गई, एंडोमेट्रियम। तो 3 भित्तियाँ हो गई, ठीक है। इसके अलावा अब अगर आप इसकी संरचना को देखो तो इसकी संरचना जो है वो एनसीईआरटी में ये लिखी हुई है कि ये उल्टी नाशपाती के आकार की है। जो आप ये संरचना पूरी की पूरी देख रहे हो, इसमें लिखा हुआ है कि ये उल्टी नाशपाती के आकार की है। पूरा जो मादा जनन तंत्र है वो उल्टी नाशपाती के आकार का है। ये वाली संरचना अगर अपन नॉर्मली देखें तो कैसे, उल्टी नाशपाती, जैसे कि अगर हम नाशपाती को देखें तो उसकी संरचना कैसे होगी, ऐसे। इसको हम उल्टा कर दे तो ये ऐसे पड़ी रहती है, इसको हम उल्टा कर दे तो ऐसे, ठीक है। ऊपर से थोड़ी सी मोटी और फिर यहाँ से थोड़ी सी पतली हो जाएगी। तो कुछ ये कैसे दिखाई देती है, उल्टी नाशपाती के आकार की दिखाई देती है ये संरचना। क्लियर है यहाँ तक? क्या क्या पढ़ा हमने, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने गर्भाशय लिखना भूल गई है ना। ये वाली जो संरचना है ना, इसे हम कहते हैं गर्भाशय, यूटेरस।
ठीक है। गर्भाशय को और हम क्या कह सकते हैं, वोम्ब भी कह सकते हैं, ठीक है। और गर्भाशय के अंदर ही बच्चे का विकास होता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, पहली चीज़ तो ये गर्भाशय है, गर्भाशय से दोनों ओर 2 फेलोपियन ट्यूब निकलती है। संख्या कितनी होती है, 2 होती है। फेलोपियन ट्यूब निकलती है। फेलोपियन ट्यूब के कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो संकरे वाले भाग को इस्थमस कहते हैं, फूले हुए भाग को एम्पुला, आगे जो इस तरह से लटका हुआ भाग है इनफंडिबुलम, और इनफंडिबुलम के यहाँ पे जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि झिल्ली जैसी संरचनाएं होती है, जिसे हम फिम्बरी कहते हैं, ठीक है। नीचे की ओर 2 अंडाशय लगे होते हैं, और अंडाशय जो है मेसोवेरियम संरचना के द्वारा इसे गर्भाशय से जुड़े होते हैं। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, क्लियर है। गर्भाशय की नीचे की ओर बोतल के मुंह जैसी एक संरचना होती है, जिसे अपन सर्विक्स या ग्रीवा कहते हैं। सर्विक्स के नीचे की ओर, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि बाहर की ओर जो है वो कौन हो जाएगी, योनि या वेजाइना होती है। सर्विक्स के बीच की जो कैनाल होती है उसे हम सर्विक्स कैनाल कहते हैं। गर्भाशय के अंदर बच्चे का डेवलपमेंट होगा, यानी बच्चे का विकास होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो ये बच्चा है, ये बच्चा है, ठीक है। तो ये बच्चे का जब विकास हो जाएगा ना, तो ये बच्चा कहाँ से होकर निकलेगा, बाहर कहाँ से होकर निकलेगा, यहाँ से ये भित्तियाँ संकुचित करेगी। फिर ये बच्चा कहाँ से होकर निकलेगा, यहाँ से, यानी कि जो एक तो कौन, ग्रीवानाल, क्योंकि इसके बीच में संरचना कौन सी है, ग्रीवानाल की संरचना है, प्लस एक यहाँ पर कौन संरचना है, योनि की संरचना है। तो यानी ग्रीवानाल से और योनि से होकर ये बाहर निकल जाता है शरीर से। तो इसी वजह से इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं, बर्थ कैनाल कह सकते हैं या जन्मनाल कह सकते हैं, ठीक है। इसकी सबसे बाहर की जो भित्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम कहते हैं। अंदर वाली अंदर वाली को हम क्या कह देंगे, मायोमेट्रियम कह देंगे, और सबसे अंदर वाली भित्ति को हम क्या कह देंगे, एंडोमेट्रियम कह देंगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई भी समस्या, दिक्कत, परेशानी हो तो आप वापस कमेंट करके लिखिए, उसका आंसर मैं आपको जल्दी दे दूँगी। इसके अलावा हमें जो ये संरचना दिखाई दे रही है, ये संरचना होती कैसी है, उल्टी नाशपति के आकार की होती है। इसकी आपको लंबाई भी याद रखनी है, कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। किसकी, फेलोपियन ट्यूब की। अब मुझे ये बताइए कि इनकी संख्या कितनी कितनी होती है। अगर आपको संख्या पूछ ली जाए कि बताइए इनकी संख्या कितनी होती है, तो आप इसकी संख्या कितनी कितनी बताओगे। देखो, गर्भाशय की संख्या 1, फेलोपियन ट्यूब की संख्या 2, अंडाशय की संख्या 2, सर्विक्स की संख्या 1, योनि 1। तो आप, अगर आपसे संख्या में संरचनाएं पूछ ली जाए तो आप बता सकते हैं ना, कंप्लीट है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको उतारिए, फिर आगे हम नेक्स्ट जो है हम अंडाशय की संरचना को पढ़ेंगे। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर जो ये सर्विक्स कैनाल लिखा है ना, तो आप इसे सर्वाइकल कैनाल भी लिख सकते हो, ठीक है ना, सर्वाइकल, ये ज़्यादा बेटर शब्द रहेगा। सर्विक्स कैनाल भी कह सकते हैं, सर्वाइकल कैनाल भी कह सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब हम पढ़ते हैं जो अंडाशय है, अंडाशय की संरचना कैसी होती है। तो अंडाशय की संरचना के अंदर हमें क्या देखना है, एक ओवेरी की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये मान लीजिए अंडाशय, ठीक है। इसकी लेंथ याद रखनी है, लंबाई कितनी होती है इसकी, 2 से 4 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर लंबाई ध्यान रखनी है। एक तो 2 से 4 सेंटीमीटर। वृषण की लंबाई आपको याद होगी, लंबाई चौड़ाई हमने सब देखी थी, बट इसमें आपको सिर्फ याद रखना है 2 से 4 सेंटीमीटर ओवेरी की लंबाई होती है, अंडाशय की लंबाई होती है, ठीक है। अब इसका जो ये जो पूरा जो पार्ट होता है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये मैं ऐसे बना लेती हूँ, यहाँ से यहाँ तक जो पूरा पार्ट होता है इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। जो पूरा खाली पार्ट दिखाई दे रहा है इसे हम कह देंगे स्ट्रोमा, ठीक है। स्ट्रोमा के अंदर जो है, ये जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर वाला ये जो पार्ट है, कुछ छोटा सा भाग होता है, स्ट्रोमा के अंदर एक छोटा सा भाग होता है, इस पार्ट को हम कह देते हैं मेडुला।
इसको हम क्या कह देते हैं, 1 मिनट में इधर बना लेते हैं, इसको हम कह देते हैं मेडुला। इसे हम क्या कहेंगे, मेडुला। ठीक है, बीच वाला जो पार्ट है ना, इसे हम मेडुला कहते हैं। यानी कि स्ट्रोमा के 2 पार्ट हो गए, एक तो ये बीच वाला पार्ट जिसे हम मेडुला कह रहे हैं, और एक ये वाला पार्ट, ये बचा कुचा पार्ट, इसे हम कह देते हैं कॉर्टेक्स। क्या कह देते हैं, कॉर्टेक्स। ठीक है, अब इस मेडुला के अंदर है ना कुछ नहीं होता है। मेडुला के अंदर जो है वो रक्त वाहिनिकाएँ आती है और जाती है, यानी कि ब्लड लेके आएगी, ब्लड लेके जाएगी। तो यहाँ से रक्त वाहिनिकाएँ यानी ब्लड वेसल्स आएगी और जाएगी। ठीक है, लेकिन कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर आपको बहुत ही प्यारी प्यारी सी संरचनाएं देखने को मिलेगी, छोटी छोटी फ्लावर के जैसी, ऐसे कोई छोटी होगी कोई बड़ी होगी, ऐसे बहुत ही प्यारी प्यारी सी आपको संरचनाएं दिखाई देगी। इन संरचनाओं को हम कहते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स। ओवेरियन फॉलिकल्स। ठीक है, और इनका काम क्या है, इनके अंदर बनता है अंडाणु। क्या बनता है, अंडाणु। बट हम जानते हैं, अच्छा इतनी सारी ओवेरियन फॉलिकल्स है तो क्या सभी में अंडाणु का निर्माण होगा, क्या सभी में बनेंगे अंडाणु? नहीं बनेंगे। तो ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स होती है वो थोड़े ही समय के बाद में नष्ट हो जाती है, एक बचती है और एक से अंडाणु का निर्माण हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि 2 अंडाशय होते हैं, बट कभी भी 2 अंडाशय अंडाणु बनते हैं क्या? हर महीने एक अंडाशय एक अंडाणु रिलीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ओवेरियन फॉलिकल से क्या बनेगा, अंडाणु बनेगा। इन ओवेरियन फॉलिकल्स के, या यूँ कह सकते हैं जो ये अंडाशय है, अंडाशय की चारों तरफ आपको एक परत मिलेगी, लेयर मिलेगी। इस लेयर को हम कह देते हैं जर्मिनल एपिथीलियम। क्या कह देते हैं, जर्मिनल एपिथीलियम, जनन उपकला। एपिथीलियम, जनन उपकला। और इसी जनन उपकला से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जनन उपकला नाम लिख रखा है तो इस जनन से जनन का काम करेगी, कुछ नहीं है, एक ऐसी परत पाई जाती है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गई एक अंडाशय की संरचना। इस अंडाशय की संरचना को आपको ध्यान रखना है, लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर, पूरे खाली पार्ट को स्ट्रोमा कहते हैं, बीच वाले पार्ट को मेडुला कहते हैं, जिसमें रक्तवाहिनिकाएं रक्त लेकर आती है जाती है। बाहर वाला जो पार्ट होता है कॉर्टेक्स कहलाता है, जिसमें बहुत ही प्यारी प्यारी सी संरचनाएं पड़ी रहती है, ओवेरियन फॉलिकल्स जिसे हम कहते हैं, और उसमें अंडाणु का निर्माण होता है। अच्छा, कॉर्टेक्स में ही ध्यान रखना है कि ओवेरियन फॉलिकल्स को आपको किस में डालना है, इसमें कॉर्टेक्स वाले पार्ट के अंदर डालना है। ठीक है, ये हो गई अपने अंडाशय की संरचना। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्लियर है यहाँ तक? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ा है, मादा जननांगों के बारे में पढ़ा है। अच्छा, कंप्लीट नहीं हुए हैं अभी तक, क्योंकि हमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया वगैरह ये सारी भी चीज़ें पढ़नी है अभी। तो आपको बस ये जो पढ़ाया है आज की क्लास के अंदर, आपको इनको याद करना है। इनमें कोई समस्या हो, दिक्कत हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही समस्या हो तो आप जो ये स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहे हैं उस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, उसमें मैं आंसर कर दूँगी आपको। ठीक है, वो कोचिंग के नंबर है एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि मैं ही उस पर रहती हूँ। कोई भी जो देखेगा वही मुझसे पूछ के वो आंसर कर देगा। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पूरी संरचना को देखा, सबसे बाहर की ओर क्या क्या संरचनाएं होती है। ठीक है, गर्भाशय कहाँ स्थित होता है, उससे 2 डिम्ब वाहिनियाँ, जो अंडवाहिनी, क्योंकि अंडे को ले जाती है ना वो, इसलिए अंडवाहिनी होती है, अंडे को ले जाने का काम करती है। ठीक है, अंडाणु किस में बनता है, अंडाणु कहाँ बनता है, अंडाणु जो है अंडाशय के अंदर बनता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछती हूँ कि अंडाशय के अंदर अंडाणु बनता है, फिम्बरी उसे कैच करती है, फिम्बरी कहाँ ले जाती है उसे, फैलोपियन ट्यूब में, तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर भेजती है। तो क्या अंडाणु के पैर लगे हुए हैं जो वो वहाँ पर चला जाएगा, आगे एम्पुला भाग तक, इस्थमस भाग तक चला जाएगा? नहीं। तो क्या होता है ऐसी संरचना उसके अंदर कि जो अंडवाहिनी होती है, अंडवाहिनी में सीलिया लगे होते हैं, और सीलिया जो होते हैं वो उसे गति करवाने का काम करते हैं। आज की क्लास हमारी यही तक। थैंक यू सो मच। आप इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लड़ाई ना करें। अच्छे कमेंट कर सकते हैं तो करें, वरना आप सभी को शेयर ज़रूर करें ये क्लासें, ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच।